नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन में हर रोज आपको नई नई जानकारी हम देते हैं किस तरह से कृषि क्षेत्र का विस्तार और विकास हो रहा है, और उसके लिए हैं 3 सेगमेंट। पहले हम बात करेंगे विज्ञान और किसान की, बात होगी कृषि स्टार्टअप की, और आखिर में बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, आज विज्ञान और किसान में आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं एक नई तकनीक के बारे में। जी हाँ, ये तकनीक जुड़ी हुई है खासतौर से हमारे जो आलू के किसान हैं। हम देखते हैं कि अब आलू प्रसंस्करण क्षेत्र में कई तरह की संभावनाएं मौजूद हैं, फिर चाहे आलू से चिप्स की बात की जाए या इसके साथ साथ फ्रेंच फ्राई की। लेकिन वहां पर कभी कभी जो कंपनियां हैं किसानों को परेशान करती हैं कि जो उनका उत्पाद है वो मानकों पर खरा नहीं उतर रहा, और उसकी वजह होती है उस उत्पाद में शर्करा की मौजूदगी। जी हाँ, ग्लूकोज जो है वो कितना है आलू में, इसकी जांच अब की जा सकेगी। और उसके लिए आपको बता दें, शिमला स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ने डीप स्टिक्स विकसित की है, जिसके जरिए अब किसान जो हैं वो अपने आलू में जो ग्लूकोज की मात्रा है उसकी जांच परख कर सकेंगे, और उनका जो उत्पाद है उनको और ज़्यादा मुनाफा दिला सकेगा। आइए इस बारे में और जानकारी के लिए पढ़ा लिखा किसान भी इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही इसके लिए किसी प्रयोगशाला की भी जरूरत नहीं होती। किसान चाहे तो खेत में, भंडारण की जगह या फिर औद्योगिक साइट पर इसका उपयोग कर सकता है। डीप स्टिक्स आधारित विधि 50 ppm सांद्रता तक ग्लूकोज का पता लगाने में सक्षम है, और एक बार खरीदने पर ये 2 साल तक काम करती रहेगी। इसे इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है। ढेर से 2, 3, 4 या 5 आलू उठाएं, सामान्य चाकू से कंद में बीच तक गहरा कट लगाएं और उसमें डीप स्टिक्स डालें। 5 से 10 सेकंड तक डीप स्टिक्स को आलू का रस अवशोषित करने दें। अब डीप स्टिक्स निकालें और 2 से 5 मिनट तक इंतजार करें। आलू में जितनी ज्यादा ग्लूकोज होगी, स्टिक्स का रंग उतना ही ज्यादा तब्दील होगा। इसके बाद कलर चार्ट के साथ परिवर्तित रंग की तुलना करें। अगर स्तर 1000 ppm से कम है तो आलू प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त है। डीप स्टिक्स किसानों के लिए तो कारगर है ही, छोटे स्तर पर प्रसंस्कृत आलू उत्पाद तैयार करने वाली इकाइयों के लिए भी बेहतरीन है, या जो लोग आलू प्रसंस्करण इकाई शुरू करने का इरादा रखते हैं उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी है।
तो देखा आपने किस तरीके से नई तकनीक जो है किसानों को और ज़्यादा फायदा पहुंचाएगी और उनके मुनाफे को बढ़ाने का भी काम कर सकेगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस माह के कृषि कैलेंडर की। जो वर्तमान माह चल रहा है इसमें किसानों को कौन कौन से कृषि कार्य या गतिविधियां वो कर सकते हैं, जान लेते हैं इस माह के कृषि कैलेंडर में। नवंबर माह में कई सब्जियों की किस्में बोई जा सकती हैं, जिसमें शिमला मिर्च, गाजर, सरसों का साग आदि। गाजर, मूली, बंद गोभी, फूल गोभी और बैंगन आदि फसलों में खरपतवार नियंत्रण का कार्य किसान जरूर करें। इस दौरान कीड़े मकोड़े एवं रोगों से फसल का बचाव करें और आवश्यक प्रबंधन अपनाएं। अगेती मटर के साथ साथ फूल गोभी और बंद गोभी की तैयार फसल की कटाई करें। तो जाना आपने इस माह का कृषि कैलेंडर। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपना ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? जे देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी जे अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका जे बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ और ये है रोटावेटर। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कृषि स्टार्टअप में एक सफल और प्रगतिशील किसान की। जी हाँ, जिनका महत्वपूर्ण योगदान कृषि क्षेत्र में रहा और आज ये किसान दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन चुके हैं। आइए देखते हैं इनकी सफलता की ये गाथा। अटेरना गांव के प्रगतिशील किसान पद्मश्री कंवल सिंह चौहान को इस वर्ष खेती के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। कंवल सिंह चौहान ने 1978 में खेती की शुरुआत की। उन्होंने वर्ष 1998 में बेबीकॉर्न की खेती शुरू की और किस्मत ने उनका साथ दिया। वर्ष 2014 में कंवल सिंह ने अटेरना में किसान उत्पादक समूह बनाया और अब वे स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न को दिल्ली के आजादपुर मंडी, बड़ी रिटेल चेन, 5 स्टार होटलों में सीधे सप्लाई करते हैं। इस क्षेत्र में स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न व मशरूम उत्पादन का श्रेय पद्मश्री कंवल सिंह चौहान को ही जाता है। 5-10 साल तक चलते रहे तो धान की खेती में एक बीमारी आने लगी, तो उस बीमारी से बचने के लिए हमने सोचा कोई नई खेती की ऐसी शुरुआत हो अभी जिससे हमें फायदा हो। तो इसी बीच मैंने डेयरी व्यवसाय भी शुरू किया, परंतु मुझे ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद बायोगैस प्लांट लगाया, मतलब तरह तरह से मैं सोचता रहा कैसे किसान फ़ायदा उठा सकता है। गांव अटेरना के किसान कंवल सिंह चौहान भी आम किसानों की तरह कर्ज में डूबे थे। गांव में अपनी जमीन पर परंपरागत खेती को छोड़कर वर्ष 1998 में सबसे पहले मशरूम और बेबीकॉर्न की खेती की शुरुआत की। ये जोखिम कामयाब रहा और दोनों फसलों से उन्हें अच्छी आमदनी होने लगी और फिर वे अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए।
कंवल सिंह किसानों को इस काम में जोड़ने लगे और उन्हें बेबी कॉर्न, मशरूम, स्वीट कॉर्न, मधुमक्खी पालन आदि के लिए जागरूक करने लगे। देखते ही देखते गांव के दूसरे किसान भी उनकी राह पर चल पड़े और अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया। आज गांव की तस्वीर बदलने के साथ ही करीब 200 लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार भी दे रहे हैं। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के साथ साथ लोगों को रोजगार, स्वरोजगार के साथ जोड़ने की उनकी मुहिम के भी सभी कायल हैं। कंवल सिंह ने वर्ष 2009 में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की शुरुआत की ताकि गांव में बेबी कॉर्न व स्वीट कॉर्न का उत्पादन बढ़े तो किसानों को बाजार की दिक्कत न हो। लगभग 2 एकड़ में स्थित इस यूनिट में बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, अनानास, फ्रूट कॉकटेल, मशरूम बटन, मशरूम स्लाइस सहित लगभग 8 प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। फिलहाल इस यूनिट से प्रतिदिन लगभग 1.5 टन बेबी कॉर्न व अन्य उत्पाद इंग्लैंड व अमेरिका में निर्यात होते हैं। यहाँ वे टमाटर, स्ट्रॉबेरी की प्योरी भी तैयार करते हैं। हाल ही में खेती के विषय में चर्चा करते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने कंवल सिंह चौहान का नाम लिया और किसानों के सामने कंवल सिंह की सफलता का उदाहरण भी दिया। प्रधानमंत्री के मुंह से अपना नाम सुनकर बेहद उत्साहित कंवल सिंह ने बताया कि इससे उनका हौसला बढ़ा है। उन्होंने जीवन भर खेती को बढ़ाने के लिए जो मेहनत की, ये उसी का फल है। आज वो खेती को व्यवसाय की तरह ले रहे हैं। युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगा ली है। साथ ही युवा किसानों को कृषि की ओर अपना रुझान बढ़ाने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। तो देखिए आपने कामयाबी की ये दास्तां, जो हमारे किसान हैं, प्रगतिशील किसान लगातार नित नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं और दूसरे किसानों के लिए मिसाल कायम कर रहे हैं। फिलहाल कृषि दर्शन में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशे बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है। अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो, हमारे रतन काका पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका, ये बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो, मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ और ये है रोटावेटर। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब चलिए बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की। किसान भाइयों बहनों, कृषि में सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे और उसी का नतीजा है कि अब किसानों के पास कृषि कानून भी है। जी हाँ, जिसका लाभ हमारे किसानों को मिल सकता है। एक तरीके से किसानों की आज़ादी है ये, और उनको जब और अधिकार दिए गए तो कैसे इसके ज़रिए हमारे जो किसान हैं फ़ायदे को अपने बढ़ा सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं, ये आपको हम बताएंगे। आइए जानकारी ले लेते हैं कृषि कानूनों की। कृषि में कई अहम सुधार करने के लिए सरकार ने उपज बिक्री की व्यवस्था में कई जरूरी बदलाव किए हैं। इस दिशा में सरकार ने कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 लागू किया है।
इस अधिनियम के लागू हो जाने से अब किसान उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यवसायिक कंपनियां, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यावसायिक समझौता कर सकेंगे। करार हो जाने के बाद फसल की अच्छी पैदावार के लिए जरूरी साधन या इनपुट्स उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी खरीदार की होगी। अधिनियम के लागू हो जाने से अब पैदावार के दौरान फसल पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा। वहीं किसानों को उपज की बिक्री पर होने वाला खर्च भी नहीं देना पड़ेगा, यानी किसानों के मुनाफे में पहले के मुकाबले खासी बढ़त होगी। फसल का बीमा तो कराया ही जाएगा, साथ ही जरूरत होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से कर्ज भी ले सकेंगे। इतना ही नहीं, किसानों को मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से भी सुरक्षा मिलेगी। ये अधिनियम अनुबंधित किसानों को नियमित और समय पर भुगतान की सुविधा भी देता है। जाहिर है कि कृषि में हुए इन सुधारों से किसान काफी फायदे में रहेंगे। की वजह से दो चीज़ें होंगी। नंबर एक, सबसे पहले तो जो स्टोरेज और सप्लाई चेन है उसमें इन्वेस्टमेंट आएगा, जिससे कि अब लोग जो हैं कोई भी चीज़ तुरंत अगर पैदा होती है तो उसको तुरंत बेचने की उसे जल्दी नहीं होगी। वो पूरे साल उस सामान को बेच सकता है, उसको स्टॉक कर सकता है, सप्लाई चेन पूरी बनेगी। तो वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज, एटमॉस्फेरिक कंट्रोल स्टोरेजेस, इन सब में इन्वेस्टमेंट आएगा और इससे प्राइस जो है वो पूरे साल इक्वलाइज होंगे। तो जो प्राइस में सीजनल फ्लक्चुएशंस होते थे वो ख़त्म होंगे। इन सब चीज़ों के आने में कुछ समय लगेगा, क्योंकि इसके लिए एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, इसके लिए एक नई व्यवस्था बननी है, लेकिन उसकी नींव पड़ गई है इन कानूनों से और बहुत जल्दी इसका फार्मर को भी और कंज्यूमर को भी, दोनों को फ़ायदा होगा। तो जाना आपने हाल ही में आए नए कृषि कानून के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पराली प्रबंधन के बारे में। जी हाँ, एक प्रमुख समस्या जब हम बात करते हैं कि लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है या फिर बात आती है कि किस तरीके से इसको हम कम कर सकते हैं, जो खासतौर से पर्यावरणविद हैं वो अपनी चिंता पहले ही जता चुके थे, सरकार भी प्रयास कर रही थी। आपको बता दें, इसके लिए अब तकनीक जो है वो आ चुकी है। हमारे जो किसान हैं वो पहले से ही ना सिर्फ जागरूक हैं बल्कि पराली प्रबंधन भी करते थे, लेकिन अब बड़े पैमाने पर हम मान सकते हैं जो किसान हैं जागरूक हो चले हैं और पराली प्रबंधन पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। किस तरीके से पराली का सदुपयोग हम कर सकते हैं, या कहा जाए कि कैसे उसको खेत में रखकर ही ना सिर्फ खाद हम तैयार कर सकते हैं बल्कि जो अवशेष है कई फायदे हमारे किसानों को दे सकता है। आइए जान लेते हैं पराली प्रबंधन के बारे में इस खास रिपोर्ट में। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाएं ज्यादा होती हैं। समस्या उसी जगह पर ज्यादा है जहां कंबाइन से फसल की कटाई की जाती है। इन इलाकों में धान के तुरंत बाद गेहूं बोना होता है। किसान के पास इतना समय नहीं होता कि वो पराली गलने तक का इंतजार करे। ऐसे में वो पराली जलाने का आसान तरीका अपनाते हैं, लेकिन ये आसानी कई तरह की मुश्किलें पैदा कर देती है। बहरहाल अब हमारे पास 5 रुपए का पूसा डिकम्पोजर है जो कुछ ही दिनों के भीतर पराली को गलाकर खाद बना देता है। उसके बाद किसान जब चाहें गेहूं या दूसरी फसल लगा सकते हैं। डिकम्पोजर कैप्सूल के रूप में भी और तरल रूप में भी है। दिल्ली और आसपास के किसान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी पूसा आकर खुद इसे खरीद सकते हैं या फिर डाक या कुरियर के माध्यम से घर बैठे मंगा सकते हैं। इसके इस्तेमाल का तरीका थोड़ा अलग है। इसे खेत में सीधे नहीं डालना बल्कि पानी, गुड़ और बेसन को मिलाकर घोल तैयार करना होता है और फिर उसे पराली पर छिड़का जाता है। किसानों को यदि कैप्सूल प्राप्त हो जाता है तो उसको उनको तरल में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसका तरीका बहुत आसान है। तरीका ये है कि पहले उनको 5 लीटर पानी में 150 ग्राम गुड़ को घोलना है। घोलने के बाद उसको पानी को ठीक तरह से, अच्छी तरह से उबालना है। उबालने के समय उसमें पानी में जो गंदगी आती है तो उसको छलनी से बाहर निकाल के फेंक देना है। उसके बाद उस पानी को उबालने के बाद ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद जब वो गुनगुना हो जाए तो उसमें 50 ग्राम बेसन मिलाना है और उसके साथ साथ 4 कैप्सूल को तोड़कर
उसके अंदर डाल देना है और उसको अच्छे तरह से मिला देना है। मिलाने के बाद उस घोल को एक चौड़े मुंह वाले बर्तन में या ट्रे में उनको डालना है और डालने के बाद उसको ढक कर हल्के कपड़े से ढकने के बाद घर के अंदर ऐसी जगह रख दें जहाँ थोड़ी गर्मी रहे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 3-4 दिन के बाद उसमें एक अच्छी ग्रोथ आनी शुरू होगी, मलाई जैसी ग्रोथ आनी शुरू होगी और वो लगातार बढ़ती जाएगी। 8-10 दिन में एक बहुत अच्छी मोटी लेयर की ग्रोथ आ जाएगी और उसमें अलग अलग कलर भी दिखाई देंगे, क्योंकि ये 8 तरह के फफूंद और बैक्टीरिया का समूह है, तो उनका जो कलर होगा अलग अलग तरीके से दिखाई देगा। जब अच्छी ग्रोथ आ जाती है, अच्छी मलाई जैसी ग्रोथ आ जाती है, तो फिर हाथ से उसको मिला लेते हैं, मगर मिलाते समय हाथ के ऊपर ग्लव्स या पॉलीथीन वगैरह चढ़ा लें और उसके बाद उसको मलाई जो है, ग्रोथ जो है, उसको अच्छी तरह से मिला लें और उसके बाद उसको एक बड़े बर्तन में या जार वगैरह में उसको भर के रख लेते हैं। इससे हमारा 5 लीटर घोल तैयार हो गया। अब फिर इसको 5 लीटर को हम 25 लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका तरीका ये होगा कि हम फिर पानी में गुड़ घोलेंगे, उसको उबालेंगे, उसको ठंडा होने के बाद उसमें बेसन मिलाएंगे और वही जो हमारा 5 लीटर घोल बना है उसी में से हम 500 ml आधा लीटर के करीब उसमें डाल देंगे। इस तरह, मगर हमें अलग अलग वो 4-5 जगह रखना होगा। वो उसका उद्देश्य ये होता है कि यदि हम 4-5 जगह रखेंगे तो उसमें अच्छी ग्रोथ आएगी। ग्रोथ आनी ज़रूरी है और जब ग्रोथ आती है इसका मतलब कि वो हमारा जो डिकम्पोजर है वो अच्छी तरह से बढ़ रहा है, तो वो बढ़ जाएंगे। इस तरह 25 लीटर बन जाएगा और उसको तैयार करके रख लेंगे और उसके बाद आएगा कि वो खेत में प्रयोग करना है और वो 25 लीटर घोल जो है, जो बनाया है, उसको 1 हेक्टेयर धान के खेत में प्रयोग किया जा सकता है। जो भी किसान भाई कैप्सूल डाक से मंगाना चाहें उनके लिए एक नंबर है 8587806977। इस नंबर पर किसान भाई कैप्सूल मंगाने के लिए संपर्क कर सकते हैं, मगर संपर्क करने के लिए वो इस नंबर पर सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे के बीच संपर्क करें, तो उनको गाइड कर दिया जाएगा कि कैसे उनको पैसा भेजना है और कैसे अपना एड्रेस वगैरह भेजना है, ताकि उनको जितने कैप्सूल चाहिए वो भेजे जा सके। कंपोस्ट कैप्सूल सिर्फ धान की पराली पर ही असरदार नहीं है, बल्कि ईख की पत्ती और इसी तरह के दूसरे फसल अवशेषों को भी जैविक खाद बना देता है। यही वजह है कि पराली प्रबंधन के मामले में वैज्ञानिक इसे मील का पत्थर मानकर चल रहे हैं। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको अब दिखाते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में संविधान दिवस के मौके पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहा, आइए देखते हैं। गुरुवार को भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा एक शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा समस्त विभाग को प्रस्तावना के जरिए शपथ ग्रहण कराई गई। इस अवसर पर खाद्य और सार्वजनिक विभाग के सचिव सुधांशु पांडे ने अपने विचार व्यक्त किए। आज संविधान के जो प्रियम्बल है उसकी शपथ पूरे विभाग ने राष्ट्रपति महोदय के साथ ली और ये हमको याद दिलाता है कि भारत का संविधान सभी लोगों के लिए एक सा कानून देता है, सभी के तरक्की के लिए, रोज़गार के लिए, बराबरी के लिए, भाईचारा बनाए रखने के लिए जो उसमें प्रोविज़न्स हैं वो पूरी दुनिया में एक मिसाल है। और हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इतना एक्सटेंसिव है कि दुनिया का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। और अब कृषि दर्शन में वक्त हो चला है आपके सवालों का। जी हाँ, आपके जहन में कई सवाल आते हैं, आप हम तक भी उन्हें पहुंचाते हैं और ऐसे ही सवालों के आज क्या कुछ जवाब दे रहे हैं विशेषज्ञ, आइए देखते हैं। किसान भाई हैं बाबूलाल जी, जिला सराय राजस्थान से। उन्होंने पूछा है कि फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से बिक्री की जानकारी। मैं बताना चाहता हूं कि जो फूड प्रोसेसर्स एसोसिएशन हैं उनकी
मेंबरशिप होती है और इनके आप सदस्य बन सकते हैं इस एसोसिएशन के। और ये एसोसिएशन नेटवर्किंग पे काम करती है, मार्केटिंग पे काम करती है और एजुकेशन पे काम करती है। यदि आप इसके सदस्य बनेंगे तो आपको ये सारी सुविधाएं प्राप्त होगी। दूसरा, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसको आप उपयोग कर सकते हैं अपनी मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। कृषि दर्शन में लगातार आपको हम बताते हैं आधुनिक तकनीक के बारे में भी, और इसी कड़ी में अगर हम मोबाइल ऐप्स की बात करें, आज भी एक खास ऐप के बारे में आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं जो कि हमारे किसानों के लिए काफ़ी मददगार है। आइए लेते हैं इस ऐप के बारे में और ज़्यादा जानकारी। किसान सभा ऐप वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान परिषद द्वारा विकसित और लॉन्च किया गया है। किसान सभा ऐप किसानों को आपूर्ति श्रृंखला और परिवहन प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने का काम करता है। किसान सभा ऐप किसानों से लेकर मंडी डीलरों, ट्रांसपोर्टरों, मंडी बोर्ड के सदस्यों, सेवा प्रदाताओं के साथ साथ उपभोक्ताओं के लिए भी सुविधाजनक ऐप है। ये ऐप कृषि से संबंधित प्रत्येक इकाई के लिए एक संयुक्त स्टॉप के रूप में कार्य करता है। किसान सभा ऐप कोल्ड स्टोरेज स्पेस और वेयर हाउस से जुड़े लोगों के लिए भी उपयोगी होगा। इतना ही नहीं, ये ऐप लोगों को सीधे किसानों से खरीदने और उनकी फसल का उचित दाम उपलब्ध कराने में मददगार साबित होगा। कृषि दर्शन में आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताते हैं अलग अलग मंडियों में कृषि जिंसों का क्या भाव दर्ज किया गया। गुजरात की जम्बूसर मंडी में गेहूं का भाव 1,700 रुपए से 1,900 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं राजकोट मंडी में इसका भाव 1,680 रुपए से 1,890 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो यहाँ की आनंद नगर मंडी में गेहूं का भाव 1,700 रुपए से 1,875 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं गाजीपुर मंडी में इसका भाव 1,720 रुपए से 1,760 रुपए प्रति क्विंटल और लखीमपुर मंडी में 1,600 रुपए से 1,800 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। और अब कृषि दर्शन में आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो ट्विटर पर क्या कुछ साझा किया गया कृषि क्षेत्र को लेकर, आइए देखते हैं। तो आज के लिए कृषि दर्शन में बस इतना ही, लेकिन इसके साथ ही अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी मेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी मेल आईडी है nationalkrishidarshan@gmail.com। इसके साथ ही पत्र व्यवहार के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमें इंतजार रहेगा आपके सवाल और सुझावों का भी। फिलहाल आज के लिए कृषि दर्शन में बस इतना ही। कृषि संबंधी ताज़ा जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।